एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के आज आप लोगों के पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई लाइव क्लासेस लूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो के एंड में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपकी पवन सीरीज का है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि एमए पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो एमए पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको पता है कि एमए पुस्तक के लेखक रूसो है। कौन है? रूसो है, जिनका पूरा नाम क्या है? जीन जैक रूसो था। ठीक है, तो एमए पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। प्लेटो दिया गया है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया है? प्लेटो दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया है, महात्मा गांधी और मारिया मॉन्टेसरी दी गई है। तो कौन से नहीं है ये पूछा गया है आदर्श शास्त्री में से। तो कौन नहीं है? तो मारिया मॉन्टेसरी जो है वो हमारी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग आंसर देते रहिएगा, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है, तो आप लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिक्षा विकास है एवं क्या कहा गया है? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। तो ये बात, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हमसे ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास है, और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही क्या है? जीवन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा जॉन डीवी ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी जी का है ये स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबंध संस्कार था। क्या कहा गया है? जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रबंध संस्कार है वो किसमें प्रबंध संस्कार किया जाता था, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, कि किसमें प्रबंध संस्कार किया जाता था? गुरुकुल शिक्षा में किया जाता था, या फिर बौद्धकालीन शिक्षा में किया जाता था, या फिर आपका मुगल कालीन शिक्षा में किया जाता था, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा में किया जाता था। तो आपको पता है जो ये हमारा प्रबंध संस्कार है, ये किस शिक्षा में किया जाता था? प्रबंध संस्कार जो हमारा है वो बौद्धिक कालीन शिक्षा पद्धति में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या, क्या पूछा गया है? वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता है? इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको पता है इतिहास भी पढ़ाया जाता है, और भूगर्भ शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा पाठ्यक्रम में हमारा क्या नहीं पढ़ाया जाता है? नीति शास्त्र शिक्षा जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर लग करके आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय, क्या कहा गया है? वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। और देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, तो 1937 में हुआ था, या फिर 1986 में, या 1938 में, या 1940 में। तो वर्धा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये शिक्षा इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था।
और ये कब किया गया था? 1937 में, 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा दिया गया है, मुगल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुगल में क्या कहा गया? मुगल में उच्च शिक्षा जो होती थी वो उसका केंद्र, उसके केंद्र का क्या नाम है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है मुगल की अगर हम बात करते हैं, मुगल काल की अगर बात करते हैं तो ये एक तरीके की मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता था, जिसमें आपको मकतब और मदरसे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बात करते हैं यहाँ पर मकतब की, तो मकतब में किस तरह की शिक्षा होती थी? मकतब में प्राथमिक शिक्षा होती थी। कैसी शिक्षा संपन्न कराई जाती थी? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, किस तरीके की शिक्षा होती थी? प्राथमिक शिक्षा होती थी। ठीक है, बात करते हैं मदरसे की, तो उच्च शिक्षा जो है वो आपकी कैसी होती थी? उच्च शिक्षा जो है वो आपकी, उच्च शिक्षा का केंद्र जो होता था वो कहाँ पर होता था? मदरसे में होता था। तो उत्तर नंबर बा आपका जो है वो एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर हम सूफी संघ की बात करते हैं तो वो दरगाहे और खानकाहे में उनको शिक्षा दी जाती थी, सूफी संघ को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लग करके आ गया है, बाल देवो भवा। क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बाल देवो भवा। ठीक है, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? ठीक है, बाल देवो भवा जो है ये शैक्षिक विचारधारा जो है ये किसकी है, ये हमसे पूछा गया था, किसकी थी? तो आपको पता है फ्रॉबेल जी जो हमारे हैं इन्होंने क्या दिया है? फ्रॉबेल जी जो हमारे, इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दिया था। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली इन्होंने दिया था। किसने? फ्रॉबेल जी ने। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बाल देवो भवा की। तो बाल देवो भवा के अगर बारे में बात करते हैं तो गीजूबाई बधेका की है। किसकी है ये विचारधारा? गीजूबाई बधेका की है, जिन्होंने बालक को क्या एक संधि दी है, उस संधि का नाम क्या है? बाल देवो भवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लग करके आ गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? आंसर दीजिए सभी लोग। 22 अप्रैल को, 8 जून को, 17 फरवरी को या 11 फरवरी को? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस आपका, जल्दी से बताइए, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लग करके आ गया है और जल्दी से कमेंट्स में भी बताइए। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, युग धर्म कहा जाता है। देखिए युग धर्म जो आपका था वो किस तरीके का धर्म था? एक परिवर्तनशील धर्म था। ठीक है, यानी जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर युगों के अनुसार हम कोई बदलाव कर सकते हैं। किसके अनुसार? युग के अनुसार, जहां पर हम किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? युग धर्म कहते हैं। तो ये युग धर्म कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो परिवर्तनमान मूल्यों की, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, महात्मा गांधी जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर मिस्टेक है। दूसरी बात यह है पहला ऑप्शन आपका ही सही है, परिवर्तनमान मूल्यों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग करके आ गया है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। अभी आपने पढ़ा कि बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी थी? बाल देवो भवा की संज्ञा हमारे गीजूबाई बधेका जी ने दी थी। और फिर उसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन करके आ गया कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए 2023 में पूछा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी। ठीक है, तो ये सभी किसी ने दी? गीजूबाई बधेका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? क्या कहा गया है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ये हमारा अनुच्छेद 343 में मिला था। और कब मिला है? ठीक है, किस भाषा को मिला है ये पूछा गया है, हिंदी भाषा को या उर्दू को या अंग्रेजी को या फारसी को? तो किस भाषा को मिला है? तो हमारी हिंदी भाषा को मिला है। किसको मिला है? हिंदी भाषा को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ गया है, दूरवर्ती
दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। क्या कहा गया? दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपर्युक्त सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा आपने पढ़ा है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा पढ़ा है, अनौपचारिक शिक्षा पढ़ा है। तो दूरवर्ती शिक्षा को ही हम दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, और दूरवर्ती शिक्षा को हम स्वतंत्र अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र अध्ययन जैसे इस समय आप फ्री होकर के पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी बैठ करके अपने घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दूर रहकर आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो। तो ये हमारी शिक्षा किस तरीके की शिक्षा हो जाएगी? दूरवर्ती शिक्षा, यानी उपर्युक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। आपके एंड में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैं इस बात का आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या कहता है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये बात पूछी गई है। ये स्टेटमेंट जॉन डीवी ने कहा है, या एडम्स ने कहा है, या फ्रोबेल ने कहा है, या फिर सुकरात ने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये हमसे पूछा गया है। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, आपको बता दें शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये हमारे एडम्स ने कहा है। इन्होंने क्या कहा? एडम्स ने क्या कहा? एडम्स ने क्या कहा है? शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है, और इन्होंने कहा शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक का होना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा एक शिक्षक का होना जरूरी है। और इन्होंने कहा क्या कहा? और इन्होंने क्या कहा? कलर चेंज कर दूं? ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्क ले लेती हूँ। चलिए, और इन्होंने कहा कि शिक्षक का होना जरूरी है, और किसका होना जरूरी है? बालक का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? बालक का होना जरूरी है। इन्होंने सिर्फ दो लोगों के बारे में बात की। ठीक है, तो एडम्स ने क्या कहा है? शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। तो उत्तर नंबर आपका बा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 4th सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा, सेकंड में भी। ठीक है, आप सेकंड में तो हो ही आप, ठीक है, थर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? शिक्षा बहुत ऊपर चले गए क्या? दिवस हो गया, युग धर्म भी हो गया, दिवस स्वप्न भी हो गया, ठीक है, संविधान किस भाषा भी हो गई, दूरवर्ती शिक्षा भी हो गई, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, 15 आया हुआ है। ओके, 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर लग करके आ गया है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता के लिए है। ठीक है भाई, आप किसी को आप शासन को जब भी बनाते हो तो जनता ही तो वोट देती है, जनता के द्वारा बना है भाई। जो शासन बना है वो जनता के लिए बना है, जनता के द्वारा बना, भाई हम लोग वोट देते तभी बनता है। और किसके कार्य के लिए बना है? हमारे ही कार्य के लिए भी बना है। ठीक है, किसके लिए बना है शासन? जनता की जो शासन व्यवस्था है वो हमारे ही जनता के ही कार्य के लिए बनी। तो यहाँ पर कहा गया लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, और जनता की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किसकी शासन व्यवस्था है? जनता की। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? और बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमारे अब्राहम लिंकन ने कहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 आपका आता है। अब देखिए यहाँ पर त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो अभी आपने पढ़ा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और ये कथन किसने बताया? ये कथन हमारे एडम्स ने कहा। लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया की यहाँ पर बात कर रहा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा है? तो आपको बता दें कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा है, एक शिक्षा के लिए क्या करना है भाई? आप पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, कौन किसको पढ़ाएगा? तो शिक्षक ही तो पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा? तो बालक को पढ़ाएगा। ठीक है, किसको पढ़ाएगा? बालक को पढ़ाएगा। और पढ़ाने के लिए माध्यम भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे जॉन डीवी ने कहा कि पढ़ाने के लिए कोई माध्यम भी तो होना चाहिए। भाई मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप पढ़ रहे हो
और मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन माध्यम भी तो क्या है, डिजिटल बोर्ड है। तो माध्यम जो होना चाहिए वो क्या होगा, वो है पाठ्यक्रम। क्या है, पाठ्यक्रम है। इसके लिए कोई माध्यम भी होना चाहिए जो कि क्या है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये बात किसने कही, ये बात हमारे जॉन डीवी ने कही। ठीक है, ये बात किसने कही, ये बात हमारे जॉन डीवी ने कही। ठीक है, जॉन डीवी ने कही। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा है, और एडम्स ने कहा है द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है, ये हमारे एडम्स ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग करके आ गया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चे का शारीरिक विकास करना, भाई खेल खेल के माध्यम से आप बच्चों का शारीरिक विकास भी करते हो, बच्चे का मानसिक विकास करना, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा रहे हो, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, बच्चे का संवेगात्मक विकास। ठीक है, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी बहुत जरूरी है। संवेगात्मक यानी आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना रहे हो, यानी कोई कहानी सुना रहे हो, तो उसके बारे में आप बता रहे हो। मान लो आपने आपने एक स्टोरी सुनाई पास पड़ोस के बारे में, तो आप बच्चों से पूछते हो आपके पास पड़ोस में क्या क्या चीजें हैं, तो बच्चे वो आपको बताते हैं, आप हाव भाव के साथ पढ़ाते हो बच्चों को। ठीक है, संवेग का मतलब होता है जैसे कि बच्चों को अगर आप जहां आप कोई स्टोरी सुना रहे हो और वहां पर मान लो कोई डर की बात हुई तो आप उस तरीके का इम्प्रेशन दोगे, अगर आप खुशी की बात हुई तो खुश हो करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, दुखी की बात हो रही तो थोड़ा दुख होकर के पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों को आपके संवेग की भावना भी विकसित होती है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे सही है भाई। सर्वांगीण विकास यानी बच्चों का सारा विकास, सभी विकास होते हैं, शारीरिक मानसिक सामयिक सामाजिक। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास हो गया, क्या हो गया, सामाजिक विकास भी बच्चे का हो गया। ठीक है, सामाजिक विकास भी बच्चे का हो गया, बच्चे का शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया बच्चे का, क्या हो गया, नैतिक विकास हो गया बच्चे का। ठीक है, नैतिक विकास हो गया बच्चों के अंदर, नैतिक शिक्षा की आप नैतिक विकास हो गया, नैतिक शिक्षा आप पढ़ाते हो बच्चों को। ठीक है, तो उनके अंदर नैतिक विकास, चारित्रिक विकास। ठीक है, तो ये सभी होता है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है। फिर हम क्या यहाँ पर फिल करें, तो सब यहाँ पर बात आ जाएगी सर्वांगीण, यानी सभी विकास, बच्चों का सारा विकास, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामूहिक हो, या फिर नैतिक हो या सामाजिक हो, सर्वांगीण विकास में वो सभी विकास आ जाएंगे। तो उत्तर आपका सा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं या फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल भाई वही है जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी थी। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक की बात की जा रही है, तो कौन है प्रश्नोत्तर विधि के जनक। और आपको मैंने बताया था कि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वो कौन है, सुकरात हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि आपकी सीरीज जो है पवन सीरीज, उसमें गलत आंसर दिया गया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चों से आप जितना प्रश्न करोगे उतना ही उनका मानसिक विकास होगा, वो आपको सोच सोच करके उत्तर देंगे, आंसर देंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, टीचिंग कर रहे हो, उस समय क्या होता है भाई, आप जितना इंटरेस्ट माहौल बनाओगे, जितना रोचक क्लासरूम को बनाओगे, उसके लिए भी हमें कुछ प्रभावशाली चीजें, कुछ नई नई तरीके से चीजें करनी चाहिए। वो क्या करना चाहिए, बच्चों को चित्रकला के माध्यम से आप रोचक बना सकते हो या प्रभावशाली बना सकते हो, या फिर बच्चों को विज्ञान पढ़ा के बना सकते हो, या फिर शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियों को, यानी अलग अलग विधियों को, अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्रियों को, या फिर लेखन कला करके। तो आप बच्चों को कैसे, बच्चों को पढ़ाते समय आप अपनी क्लास को रोचक और प्रभावशाली आप किस तरीके से बनाएंगे, तो हम शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, शिक्षण के समय हम रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। देखिए बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की गई है, जिसको हम इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से
से संबंधित है। तो बुनियादी शिक्षा जो है वो सभी को पता होगा। इनके नेतृत्व, इनका जो है वो जो दार्शनिक है वो कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पर इन्होंने बात की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइएगा और शेयर करिए। अब से आपकी डेली क्लास होगी, ठीक है, अब से आपकी डेली सेकेंड सेमेस्टर की क्लास होगी, तो आप लोग शेयर करते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, और 2022 में ये हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है हमसे, पाठशाला को एक बाग, ठीक है, और शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा। इन्होंने कहा है कि पाठशाला जो है वो एक बाग की तरह, एक बगीचे की तरह होता है, शिशु पौधे की तरह होता है और शिक्षक माली की तरह होता है, जो सीख कर उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था किंडरगार्टन प्रणाली, ठीक है। तो ये किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है, जॉन डी सॉरी फ्रॉबेल ने दिया। किसने दिया है, फ्रॉबेल ने दिया है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, उत्तर हमारा हो जाएगा द फ्रॉबेल, ठीक है, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक रचनाकार है, ठीक है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार है। स्क्रीन पर देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से नजर आ रहा होगा। स्वामी विवेकानंद है, राधा कृष्णन है, गीजूभाई बर्देका है या रूसो है। दिवा स्वप्न की बात की जा रही है, एकदम आपको माइंड में ये सेटअप होना चाहिए, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दीजिए। कौन है, जिन्होंने बाल देवो भवा की भी संध्या दी है, तो वो कौन है हमारे, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन है, गीजूभाई बधेका। कौन है, बहुत बढ़िया, कौन है, गीजूभाई बधेका जी हैं, ठीक है, गीजूभाई बधेका जी हैं, ठीक है। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए हम आधे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, हम आधे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है जहां पर कोई न निश्चित नियम होता है, जिसका ना ही कोई आपको ड्रेस पहन करके, आप तो अपने मम्मी पापा से बात करनी होती तो आप ड्रेस पहन करके नहीं जाते हो, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जहां पर कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कभी भी आप किसी भी समय सीख सकते हो, ठीक है। तो कौन सी ऐसी शिक्षा होती है, तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, या गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और क्या कहते हैं, और औपचारिक शिक्षा। तो क्या कहते हैं हम जल्दी से बताइए। तो आपको पता है ऐसी शिक्षा जो होती है वो कैसे शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहां पर ना कोई निश्चित स्थान होता है, ना कोई निश्चित समय होता है किसी चीज को सीखने का। ऐसी शिक्षा हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो क्या है, नेचुरल है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यानी हर एक वस्तु जो नेचुरल है, अच्छी भी है, लेकिन किसी भी मनुष्य के हाथ में आकर के वो क्या हो रही है, खराब हो रही, नष्ट हो रही है। तो ये बात किसने कही है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये बात किसने कही है, जल्दी से बताइए। प्लेटो ने कही है, अरस्तु ने कही है, रूसो ने कही है, या फिर फ्रॉबेल ने कही है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ये बात हमारी किसने कही है, रूसो ने कही है। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग करके आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। और बात बता दें, यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहा है, तो यही से आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि प्रयोजनवाद की बात कर रहा है।
ठीक है, प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो प्रयोजनवाद की बात करती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा स्क्रीन पर लगकर आ गया है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ठीक है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? आपको बता दें, जो हमारे, आपको पता होगा कि हमारे कितने होते हैं, 14 संवेग होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया? मैकडूगल साहब ने बताया था। किसने बताया था? मैकडूगल नामक व्यक्ति थे, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ठीक है, मैकडूगल नामक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया था? 14 संवेग बताए थे। कितने संवेग बताए थे? 14 संवेग बताए थे। और इन 14 संवेगों की कितनी प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने? 14 संवेगों की, भाई 14 संवेग हैं तो 14 मूल प्रवृत्ति भी बताई इन्होंने। ठीक है, 14 संवेग हैं तो 14 मूल प्रवृत्ति भी बताई। किसने? हमारे मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने बताई। ठीक है, थोड़ा सा अभी नया नया मामला है तो लिखने में थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि मैम कैसे लिख रही है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैकडूगल ने बताई 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां। आई होप कि आपको सही से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं कलर को चेंज कर दूंगी। तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और यहाँ हमसे पूछा है कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो हमारे किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? हाँ बिल्कुल सही, प्रकृतिवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? यानी मूल्य हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि मूल्य जो होते हैं, मूल्य ये हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ये हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रेरित भी करते हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर द हमारा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, अभी मैंने आपको मदरसे के बारे में बताया था, अब इससे पहले क्वेश्चन आया था मदरसा। अब पूछा गया मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? यहाँ पर मकतब की बात कर रहा है, तो मकतब जो है अभी मैंने आपको बताया, जो मकतब होता है वो हमारी किस तरीके की शिक्षा होती है? मकतब जो होता है वो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है। ठीक है, मकतब जो है वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और उच्च शिक्षा से संबंधित क्या है? उच्च शिक्षा से संबंधित हमारा मदरसा है। क्या है? मदरसा। मदरसा जो है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है। और ये सभी जो शिक्षा है ये मुस्लिम कालीन शिक्षा है। ठीक है, या मुगल कालीन शिक्षा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो उत्तर पूछा है हमसे, क्वेश्चन कहा गया है मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो मकतब जो है वो हमारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ आ रही होंगी। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करो। ठीक है, अच्छी लग रही है तो लाइक करो और शेयर करो, भाई जम करके शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? क्या कह रहा है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, हमसे ये पूछा है। तो आदर्शवाद का योगदान जो है वो शिक्षण विधि के क्षेत्र में है, यानी जो टीचिंग मेथड होते हैं, या फिर उद्देश्य में है, या फिर पाठ्यक्रम में है यानी सिलेबस से है, या फिर बालक में है यानी एक बच्चे में है। तो ये आदर्शवादी लोग जो थे इनका जो योगदान जो सबसे ज्यादा रहा है वो रहा है उद्देश्य में। किस में रहा है? उद्देश्य में रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग करके आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और ये कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। और इन्होंने कहा है जहां पर क्या होता है, जहां पर यानी कि पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो हमारे शिक्षक और दूसरा हमारा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लग करके आ गया है
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल में जो प्रवेश का संस्कार था, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में जो प्रवेश का संस्कार था, ठीक है, वो क्या था? उपनयन संस्कार था, प्रवज्जा संस्कार था। यहाँ पर प्रकज्या नहीं होता है, प्रवज्जा होता है, प्रवज्जा, ये वाह होगा, ठीक है, क्या होगा? वाह होगा, प्रवज्जा, ठीक है, प्रवज्जा संस्कार या फिर उपसंपदा संस्कार या समावर्तन संस्कार, ठीक है, समावर्तन होता है, ठीक है, जब समाप्त होता है संस्कार। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा संस्कार होगा? तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार, यानी गुरुकुल में जब बच्चे को प्रवेश दिलाया जाता था तो उस समय जो संस्कार होता था वो कौन सा संस्कार होता था? तो वो संस्कार होता था उपनयन संस्कार। और उपनयन का मतलब ही होता है गुरु के समीप। क्या होता है? गुरु के समीप। उपनयन का मतलब ही होता है गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, गुरु के समीप ले जाना। और किसे ले जाना भाई? जिसको शिक्षा दिलानी है, बच्चे को ले जाना, ठीक है, तो गुरु के समीप ले जाना। तो इसलिए ऑप्शन आ आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक कालीन शिक्षा का क्या है उद्देश्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? निर्वाण की प्राप्ति, या फिर अष्टांग योग पालन, या दुखों का विनाश करना, या फिर कर्मकांड की प्रधानता। तो देखिए, की प्राप्ति बिल्कुल था, अष्टांग योग का पालन करना ये भी था इसी के अंदर, दुखों को पहचानना, दुखों का निवारण करना, दुखों का विनाश करना, ठीक है, दुखों का विनाश करना ये तो है ही, ठीक है। लेकिन जो कर्म कांड की जो प्रधानता कहा गया है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उद्देश्य नहीं था हमसे पूछा गया है, तो उद्देश्य नहीं था पूछा गया, तो उद्देश्य नहीं था क्या हो जाएगा? कर्म कांड की प्रधानता। दिख रहा है ना सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग करके आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। तो हम 34 क्वेश्चन पे आ गए हैं, वीडियो को शेयर करते जाओ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, क्या कहा जा रहा है? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो विद्यालय में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? ऐसी शिक्षा जहां पर कोई निश्चित समय हो, जिसका कोई निश्चित क्या हो, पाठ्यक्रम हो, जिसका एक निश्चित कोई जगह हो, ऐसी जगह पर जब भी कोई शिक्षा दी जाती है तो उसको हम किस तरीके की शिक्षा कहते हैं? उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या बोलते हैं ऐसी शिक्षा को? ऐसे शिक्षा को हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। तो आ नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? देखिए स्क्रीन पर लग करके आ गया, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मानव की अंतर्निहित, क्या कह रहा है? मानव की अंतर्निहित, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, अंतर्निहित, तो ये रा इधर ना लग करके यहां लगेगा, ना के पास, ठीक है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? तो मानव की जब अंतर्निहित यानी कि बच्चा जो है, बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हो वो अपने अंदर की जो भी उसके अंदर जो भी शिक्षा है, वो जो भी कहते नहीं आंतरिक विकास, अंतर्निहित शिक्षा, तो वो हमारा कथन ये किसका है? प्लेटो का है, हॉर्न का है, हैंडसन का है, या स्वामी विवेकानंद का है? तो आप लोग ऑप्शन में जल्दी से लिख करके बताइए किसका है, ऑप्शन में जल्दी से लिख करके दिखाइए। यानी शिक्षा के माध्यम से आप बच्चे की आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हो, ठीक है। तो ये कथन किसका कहा गया है? ये कथन जो हमारा है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है ये कथन? ये कथन हमारा स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपका स्क्रीन पर लग करके आ गया है। प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? सॉरी, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल जो है वो किसकी रचना है, ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा, आपने 2023 में पढ़ा, 2023 का ये पहला ही क्वेश्चन था जब जहां पर पूछा गया था कि एमिल जो है वो किसकी पुस्तक
अभी आपने पढ़ा जीन जैक रूसो, जिनका पूरा नाम है, तो ये किसकी है? रूसो की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए लग करके आ गया है और इसका आंसर दीजिए। ये कहा गया कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, लेकिन आपको बता दें एक आपने एक स्टेटमेंट भी है कि समाज जो है वो दो या दो से अधिक यानी कि यानी व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है, ये बात कही गई है। आप स्टेटमेंट सुने होंगे। तो अगर यहाँ पर मेरी तरीके से अगर बात की जाए, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पर व्यक्ति ही यहाँ पर कहूंगी कि व्यक्ति इसका आंसर सही है। आप लोग बताइएगा कौन सा सही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर व्यक्ति ही सही होगा, क्योंकि भाई व्यक्ति जो है वो मूल इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी भाई, क्योंकि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है, तो यहाँ पर व्यक्ति ही तो सब मूल इकाई होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ऑप्शन को देंगे व्यक्ति। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या सही है। मेरे हिसाब से व्यक्ति ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 भी आपका फिर से देखिए रिपीट किया हुआ है। कह रहा है मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति की बात करता है, और क्वेश्चन कह रहा है दरस को कुतुब से, दर्शन से या दृश्यते से। तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति है वो हमारी किससे हुई है? दरस शब्द से हुई है। किससे हुई है? दरस शब्द से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ आपका एकदम सही हो जाएगा। और दरस का मतलब ही क्या होता है? दरस का मतलब होता है अध्ययन करना, सीखना या पढ़ना। ठीक है, दरस का मतलब क्या होता है हम लिख देते हैं आपको। दरस का मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना, या अध्ययन करना या सीखना। ठीक है, पढ़ना, अध्ययन करना या फिर सीखना। ठीक है, पढ़ना, अध्ययन करना या सीखना दरस का अर्थ ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लग करके आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो पहला शिक्षा आयोग बना हुआ था वो शिक्षा आयोग कौन सा था, हमसे ये बात पूछी गई है। तो मुदालियर आयोग था, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, या फिर कोठारी आयोग था, या सैडलर आयोग था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये जो सा ऑप्शन आपका है इसको छोड़ दीजिएगा। सा ऑप्शन ये अलग से आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आ बा सा और दा, हाँ, 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 5 एक एक्स्ट्रा आ गए हैं भाई, इतने कम थे क्या जो एक्स्ट्रा आ गए। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था हमसे पूछा गया है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था वो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। अब आपके 10 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िए इनको। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट किया है, बाल देवो भव कथन किसका है? क्या कहा जा रहा है? बाल देवो भव कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का, या गीजूभाई बदेका का, या फिर महात्मा गांधी का? तो बताइए जल्दी से, बाल देवो भव किसने कहा भाई? बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? अभी आपने पढ़ा, इतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हो। तो बाल देवो भव की जो संज्ञा थी वो किसने दी थी, ये नाम किसने दिया था? तो गीजूभाई बदेका ने। किसने कहा था? गीजूभाई बदेका ने। आप लोग एंड में ये जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, एंड में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, जम करके शेयर करो। इसी तरीके से आपका डेली रिवीजन होता रहेगा, और आपको पता है एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो अब आप लोग के पास टाइम भी पढ़ने का, स्पेशली उनके पास टाइम है पढ़ने का जिनको टाइम नहीं मिल पाया था पढ़ने का, या जिनका अच्छी तरीके से वो नहीं पढ़ पाए थे, उनको टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 41 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन, देखिए ये अभी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था मैंने ये भी बताया था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आई थी ये शिक्षा, ये आयोजन सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन आयोग का कब हुआ? ठीक है,
शिक्षा सम्मेलन का आयोग कब हुआ, ये पूछा है हमसे। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात हो गई है। अगर 1937 आ जाता तो भाई हम फटाफट लगा देते कि भाई हमसे 1937 दे दिया गया है और हमारा काम हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 23 अक्टूबर 1937, अगला है 23 मई 1937, फिर है 15 अगस्त 1937, फिर है 14 अगस्त 1936। हो गई ना कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 23 अक्टूबर 1937, ठीक है। 1937 ये तो सभी को पता है, लेकिन ये दे दिया गया 1937 सभी में, तो ये आपका एक कंफ्यूजन बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखिए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, ठीक है, क्या कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, बात ये कही गई है। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, जल्दी से बताइए, कौन थे, इंदिरा गांधी थी, या फिर राजीव गांधी थे, या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, या चंद्रशेखर थे। जल्दी से आंसर करिए, कौन थे उस समय आपके प्रधानमंत्री, तो कौन थे, जल्दी से बताइए। राजीव गांधी थे, कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अब तो फटाफट आंसर दे दोगे, इतना तो मुझे पता है भाई, इस बारे में तो भाई बड़े चालाक रहते हो आप लोग। चलिए बताओ, बताइए जल्दी से। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता की शासन व्यवस्था है। बताइए भाई, लोकतंत्र किसके लिए है, जनता के लिए है, और जनता के द्वारा ही बना है, और जनता के काम के लिए ही बना है, ठीक है। तो ये कथन यानी ये स्टेटमेंट जो है ये किसका है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, सीले का है, या फिर वाइटबोर्ड का है, या फिर अब्राहम लिंकन का है, या महात्मा गांधी का है। तो अभी आपने पढ़ा कि अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है, किसका है, अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें हमने पढ़ ली है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पर देखिए, और बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और ये बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इतना इसको पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को, 10 जून को, 11 जून को, या 6 जून को। तो पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस सभी को पता है हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान क्या है, दिया गया है, ठीक है। ये होगा, एक मिनट हम इसको फिर से लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, कट गया है थोड़ा सा। तो ये कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के किस क्षेत्र में दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अनुच्छेद 45 में। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 45 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में ये दिया गया है, क्या, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा। अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया था। सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था, यानी बिना फीस के, ठीक है। निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा दी गई थी यहाँ पर, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया, ठीक है। समझ आ गया सभी को, चलिए ठीक है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को,
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कहा गया? अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? चरित्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और कहा गया है मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे शिक्षा जिसके द्वारा चरित्र का तो निर्माण हो रहा है और मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ रही है, यानी मस्तिष्क यानी मानसिक विकास भी हो रहा है, बुद्धि का भी विकास हो रहा है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो शिक्षा संबंधी ये उक्त यानी ये इतने अच्छे विचार किसके हैं, ये इतना अच्छा स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु का है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है या स्वामी विवेकानंद का है या फिर महात्मा गांधी जी का है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिए लग करके आ गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जन शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? जन शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या है जन शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन? ठीक है, यूनेस्को है या WHO है, ठीक है, या फिर यूनाइडो है या फिर यूनिसेफ है? बताओ भाई जल्दी से क्या है। देखिए ये क्या है, जनसंख्या शिक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन है वो क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन जो है वो यूनेस्को है। क्या है? यूनेस्को है, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग करके आ गया है, क्वेश्चन नंबर 48। और सिर्फ आपके अब 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? ठीक है, दीवा स्वप्न के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, गिजुभाई बर्देका है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं? तो जल्दी से बताइए दीवा स्वप्न के लेखक जो हैं वो कौन है, हमसे ये पूछा गया है। तो दीवा स्वप्न के, अभी मैंने आपको बताया कि दीवा स्वप्न के लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन है दीवा स्वप्न के लेखक? दीवा स्वप्न के लेखक जो है वो हमारे हैं, जल्दी से बताइए। बाल देव भवा की संख्या किसने दी थी भाई? गिजुभाई बर्देका ने। तो दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, गिजू भाई है। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से स्क्रीन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जो पाली भाषा है, 2 सेकेंड रुक जाइए, बस 2 सेकेंड। चलिए ठीक है, चलिए आगे आंसर जल्दी बताइए। पाली भाषा शिक्षा माध्यम थी। ठीक है, पाली भाषा शिक्षा माध्यम थी, वो किसकी थी? वैदिक कालीन शिक्षा की थी, बौद्धिक कालीन शिक्षा की थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा की थी या फिर मध्यकालीन शिक्षा की थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए कि ये जो पाली भाषा है वो शिक्षा का माध्यम थी। किस शिक्षा का माध्यम थी पाली भाषा? तो पाली भाषा जो है बौद्धिक कालीन शिक्षा का माध्यम थी। किस शिक्षा का माध्यम थी? बौद्धिक कालीन शिक्षा का माध्यम थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए लग करके आ गया और एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो होमवर्क है। ठीक है, एक तरीके से होमवर्क है, आप उसका आंसर दोगे, फिर कल मैं अगर आपको नहीं उसका आंसर आ रहा है तो मैं आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए बताइए। मुदालियर आयोग संबंधित है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है या फिर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, मुदालियर आयोग जो है वो आपका किस शिक्षा से संबंधित है?
तो मुदालियर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो मुदालियर आयोग जो हमारा है वो मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 51। अब इसका आंसर आपको देना है और ये अभी आपने देखा ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को देख चुके हो। बताओ, कहा जा रहा है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, यानी ऐसी शिक्षा जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों का आंतरिक विकास होता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। तो सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। ठीक है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, तो ये कथन किसका है? फ्रॉबेल का, रूसो का, मॉन्टेसरी का या प्लेटो का? ये कथन किसका है इसे आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर आपको कथन दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, दिख रहे हैं ना? चलिए, तो ये आपका एक तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, यानी इसका आंसर मुझे कल चाहिए होगा। ये क्या है, एक तरीके से होमवर्क है आपका। इसका आंसर कल कर हमें आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, के एजुकेशन पर नहीं आए हो, पहली बार तो मैं बता दूं मेरा नाम, जो कि मैंने बताया नहीं, भूल गई, मेरा नाम कहकशा है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप पहली बार आए हो तो भाई जल्दी से क्या करना, जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो भाई, शेयर करो, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सके। और आपको बता दूं, ये सेकेंड सेमेस्टर ही नहीं, मैं ऐसी हूँ जो आपको सारा का सारा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं करती हूँ कि 400-500 का मैं कोर्स लॉन्च करूँ, उसके बाद जब एग्जाम टाइम आए तो मैं सारी चीजें, जो भी थोड़ी बहुत चीजें वो फ्री में दूँ। ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा जो भी रहा है, आपको आप पहली बार पहली क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी और इसके बाद बता दें, आप जब भी थर्ड सेमेस्टर में आओगे पूरा का पूरा सिलेबस आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिलेगा, यानी कि क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, इसके साथ साथ आपके जो भी नोट्स हो सब आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम टाइम ही चल रहा है, और वो भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल बोर्ड पे कोई फ्री में दे रहा है, और सच में दे रही हूँ, मैं हमेशा फ्री में देती थी, और ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल पे आ गई हूँ तो डिजिटल पे मैं आपको यहाँ पर आपसे कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर रही हूँ, नहीं, फ्री में ही आपको मिलता रहेगा। तो बस लाइक करो और डिजिटल पे फ्री में पढ़ो। ठीक है, तो चलो भाई हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे हमारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कैसे प्रोवाइड होगी, तो वो आपको प्रोवाइड होगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की ये लिंक दे रखी है आपको। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, डायरेक्ट भी के एजुकेशन 46 आप डालिएगा, आप टेलीग्राम पे आ जाओगे। ठीक है, और ये इंस्टा है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। बात करते हैं कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तब हम क्या करेंगे, हम कैसे इंफॉर्मेशन आपसे प्राप्त करेंगे, जानकारी को प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने सुविधा बना रखी है, वो है टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर लिंक थोड़ी सी कर दी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप चीजों को आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, हर टाइम मैं आप लोग के कमेंट्स का आंसर देती हूँ, अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो। ठीक है, आपको कमेंट्स का आंसर मिलता रहता है। तो अब आपके टेलीग्राम की बात छोड़ो, आपके डिजिटल बोर्ड पे क्या हो रहा है, डिजिटल बोर्ड पे अब आपके सारी की सारी जो क्लासेस होंगी, क्लासेस जो आप डिजिटल बोर्ड पे जा करके पैसे दे करके लेते थे, अब वो आपको इस चैनल पे क्या होगी, फ्री में प्रोवाइड की जाएगी।
प्रोवाइड करी जाएगी, फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और हर क्लासेस, चाहे वो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस हो, चाहे वो आपकी सीरीज हो, या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सभी के सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और होमवर्क जो दिया है उसको सॉल्व करके आइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ डेली हम मिलते हैं क्लास के साथ, और आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।